आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें शेयर पेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर को, ठीक है ना, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। यानी कि ये देखें, यहाँ पर एक ये एटम है, दूसरा एटम इसके इधर बना हुआ है, देखें एक ये एटम है, एक ये एटम है। ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। ये कौन से एटम्स हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं और बीच में इनके न्यूक्लियस है इधर, ठीक है ना। ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसे कहते हैं, ठीक है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और हर एक न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर भी है और पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है ना। और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये वाले एटम का भी, ये वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी चीज़ को कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, वह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, यानी कि इस एटम ने ये जो सा हाइड्रोजन एटम है ना, इस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इस एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये। इसका यूनिट नहीं होता, यूनिट क्यों नहीं होता इसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी। इसका यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ई एन से। इलेक्ट्रो का मतलब है ई और नेगेटिविटी यानी कि बड़ा वाला एन, ये आ गया ई एन। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो सी होती है वो फ्लोरीन की होती है 4 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। फिर इसी तरीके से ये एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे जो से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, ये जितने भी हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ 4, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ 3.2, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज़ 2.5, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज़ 3.0, ठीक है ना। इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स की, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज़ मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद फ्लोरीन एटम, यानी कि जो सा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसी से ही हम कंपैरिजन करके बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज़ मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद फ्लोरीन एटम, ठीक है ना, समझ आ गई। आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एटम इज़ 4.0, यानी कि फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। और किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपने निकालनी है ना, तो उस एलिमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज़ मेजर्ड बाय, यानी कि
अगर आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी है ना, तो उसका कंपैरिजन कर दो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, आपके पास उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी जो आपके पास नहीं आई हुई। फिर उसके बाद ठीक है ना, पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है ना, पीरियोडिक ट्रेंड अलोंग द पीरियड, पीरियोडिक ट्रेंड अलोंग द पीरियड की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होता है, ये देखें, अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड एटम का साइज़ कम होता चला जाता है, यानी कि ये देखें, ये एटम कितना बड़ा है, इसी तरीके से और छोटा हो गया है, और छोटा हो गया है, ठीक है ना, और छोटा हो गया, यानी कि अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम होता जा रहा है, ठीक है ना, समझ आ रही है। यानी कि अलोंग द पीरियड एटम का साइज़ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद शेल्स के अंदर कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। दो और ये 6, यानी कि ये देखें, इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर पीरियड के अंदर आगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरीके से जितने किसी एटम के शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उतने ही उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है। यहाँ पर 3 प्रोटॉन आ रहे होंगे, यहाँ पर 4 प्रोटॉन आ रहे होंगे, यहाँ पर 5 प्रोटॉन आ रहे होंगे, यहाँ पर 6 प्रोटॉन आ रहे होंगे, ठीक है ना। यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो सा न्यूक्लियस की ताकत है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, न्यूक्लियस की पावर, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो सा है वो हर बार बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हर बार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो इन शेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है। और जबकि नंबर ऑफ़ शेल्स क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ़ शेल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ़ शेल्स 2 से ज़्यादा नहीं हो रहे, नंबर ऑफ़ शेल्स क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या करेगा, न्यूक्लियस हर बार इन दो शेल्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम का साइज़ हर बार कम होता जाएगा। जैसे जैसे एटम का साइज़ कम हो रहा है, जैसे जैसे एटम का साइज़ कम हो रहा है ना, वैसे वैसे ही एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान फासला कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, जब भी किसी एटम का साइज़ छोटा होता है ना, तो वो जब भी एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है ना, तो वो जो छोटा एटम होता है ना, वो छोटा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बानिस्बत उस एटम के जो कि बहुत ही बड़ा है, जिसका साइज़ बहुत ही बड़ा होगा ना, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना।
मिसाल के तौर पर HF हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। जिस एटम का साइज़ बहुत ही कम होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और जिस एटम का साइज़ बहुत ही बड़ा होगा, उसके न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फासला बढ़ जाएगा। जैसे ही फासला बढ़ जाएगा तो ठीक है ना, जिस एटम का साइज़ बड़ा होगा ना, उसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। यानी कि अलोंग द पीरियड एटम का साइज़ कम हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फासला हर बार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा पीरियड में लेफ़्ट टू राइट होता ही चला जाएगा, ठीक है ना। यही मैंने बात लिखी है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इंक्रीज्ड वेयर वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, ठीक है ना। द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ डिक्रीज, साइज़ क्या है, वो एटम का डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज़ होता जा रहा है, मैंने वजह बता दी थी, ठीक है ना। इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई, ठीक है ना। ये देखें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इनके इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत होती है 2.2, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत होती है 2.4। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा क्या करेगा, ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाएगा। क्यों दूर गया है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत कम होने की वजह से इस एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला गया है, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा चला गया, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। ये है जी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है, इससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ कम होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका जो सा एटॉमिक साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इसका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, यानी कि एटम का साइज़ वो कम होता है, इसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फासला बढ़ जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फासला बढ़ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फासला, एटम का साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फासला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से दूर चला जाएगा। और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से इसके न्यूक्लियस का फासला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फासले से कम होगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो सा होगा, फ्लोरीन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पेयर को चूंकि ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ कम है। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक साइज़ के ऊपर, इसके ऊपर, एटॉमिक साइज़ के ऊपर। जिस एटम का साइज़ बड़ा होगा, समझ लेना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, और जिस एटम का साइज़ बहुत ही छोटा होगा, उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ सबसे कम होता है। सारे के सारे एटम्स में से सबसे स्मॉल साइज़ होता है फ्लोरीन एटम का साइज़, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये देखें, ये डाउन द ग्रुप ये हो रहा होता है, ये देखें यहाँ पर डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, ये देखें,
डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे। इसी तरीके से 2 8 और 8 9 10 और ये जो सा है ये बाहर वाला शेल 8 इसमें होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और यहाँ पर कितने होंगे? 2 8 10 और 8 18 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन इरेगुलर मेथड से बढ़ी जा रहे हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर 2 शेल हो गए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 3 शेल हैं, यहाँ पर 4 शेल हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब उसके बाद नंबर ऑफ शेल जैसे ही बढ़ते ही चले जाएंगे तो वैसे वैसे एटम का जो सा न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होता चला जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती चली जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? ये देखें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। द साइज ऑफ एन एटम इज़ इंक्रीज। साइज़ क्या हो रहा है? एटम का साइज़ टॉप टू बॉटम बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से एटम का साइज़ बढ़ता जा रहा है। एटम का साइज़ बढ़ने की वजह से बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। और ये पहली रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। शील्डिंग इफेक्ट भी टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं किसे? इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में ज़्यादा होंगे या फिर इस एटम में ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कम हो जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है और इसी को ही कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो गई है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। न्यूक्लियस यहाँ पर वैलेंस शेल तो है लेकिन वैलेंस शेल के अंदर कोई इनर शेल नहीं है। इनर शेल नहीं है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम भी नहीं होगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम नहीं होगी तो हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट हमारा कम ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? अब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम ही आएगी, ठीक है ना। यही सब कुछ मैंने यहाँ ही सारी बातें लिखनी है। दस इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट जिसकी वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस किसकी? एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एटम का साइज़ कम हो रहा है।
अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो कम हो जाता है। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो तब इन दोनों एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। इसी तरीके से जब दो एटम्स के दरमियान जो सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से डिक्रीज हो जाए, तो अब इन दोनों एटम्स के दरमियान जो सा बॉन्ड क्रिएट होगा ना, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल HCl है, H की होती है 2.2 है, इसकी होती है 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी होती है 3.2। ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान 3.2 को जब हम माइनस करेंगे 2.2 से, 3.2 को माइनस किया 2.2 से, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि 1.7 से कम आ रहा है। तो यहाँ पर जो सा बॉन्ड क्रिएट होगा ना इन दोनों के दरमियान, वो कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। और आगे एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोवलेंट बॉन्ड तो क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है दो एटम्स के दरमियान, या तो दो एटम्स के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये देखें, जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से स्मॉलर आ रहा हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा आ रहा हो तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। समझ आ गया? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ये ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पर शायद मैंने गलत बता दिया होगा, ये देख लेना यार किताब के अंदर कि 0.4 अगर दो एटम्स के दरमियान 0.4 अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम आ रहा हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा हो रहा हो तो वाकई में क्या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। ये जो सी एक बात है ना, ये एक बात ये चेक कर लेना किताब के अंदर, शायद मैं गलत बता दिया ये। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।